नमस्कार साथियों। तो आज फिर हम एक नई क्लास के साथ आज आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो मित्रों, भारतीय संविधान के बारे में हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई और भारतीय संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि जो आज का वर्तमान का हमारा संविधान है, ये संविधान जो हमारे नियम कानूनी संविधान के अंदर है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अगर हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं तो हमको ध्यान करना होगा सबसे पहले, क्योंकि भारत में लंबे समय तक जो शासन रहा वह अंग्रेजों का शासन रहा, ब्रिटेन का शासन रहा। और ब्रिटेन के शासन में भी सबसे पहले ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो व्यापार करने की दृष्टि से एक कंपनी बनाकर भारत में आए थे। तो थोड़ा इस पर हम नज़र डालेंगे, उसके बाद जो है अपनी इस चैप्टर की हम जो है आगे शुरुआत जारी रखेंगे। तो मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया और अधिकतर जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के ऊपर ब्रिटेन का प्रभाव है और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को ही हमने अपनाया है। तो इसलिए थोड़ा जान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हम सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी एक व्यापारियों का समूह था जो एक कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने के लिए, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस टाइम एलिजाबेथ, उससे परमिशन लेकर भारत में आती है। तो मित्रों, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई और उसके बाद जब भारत के जो स्थानीय राजा थे, भारत के स्थानीय जो नवाब थे, उन सब की स्थिति देखी कि आपस में लड़ते हैं, आपस में किस प्रकार का मन मुटाव था, तो इसके बावजूद वो यहाँ की सत्ता पर काबिज हो गई। हम सब जानते हैं कि मुगल शासन के दौरान भारत का एक शक्तिशाली केंद्र रहा है, पर उसी दौरान जब तक भारत में मुगल शासन एक दृढ़ शासक के रूप में शासन करते आए दिल्ली के शासन पर, तो पूरे भारत को कहीं ना कहीं एक सूत्र में उन्होंने पिरोकर रखा। पर जो अंतिम मुगल बादशाह, तो मैं नहीं कहूँगा, पर अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह जिसको हम सब जानते हैं, औरंगजेब, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के साथ साथ जो है दिल्ली में एक तरीके से आप ये मानिए कि कमज़ोर शासक आते हैं और भारत के अन्य क्षेत्रों में जो नवाब राजे महाराजे थे उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में हमारा एक बहुत संपन्न राज्य था जिसको बंगाल कहते थे। बंगाल के नवाब भी उस टाइम अलीवर्दी खां थे और उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनके कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्री थी और उनकी पुत्री का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जिसको वो बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीयों को आपस में लड़ाने का काम करना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वो जो व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले हुए थे, बिना टैक्स के समुद्री व्यापार करते थे, धीरे धीरे वहाँ के स्थानीय व्यापारियों को भी उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बने, सिराजुद्दौला को वो नहीं चाहते थे और धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में वो लोग हस्तक्षेप करना उन्होंने शुरू कर दिया। और हम सब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि जो एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और वह युद्ध नहीं था मित्रों, वह एक षड्यंत्र था जो अंग्रेज़ों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो सबसे पहले इसमें गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव ने ये देखा कि बंगाल
जो बंगाल का नवाब है और उसके दरबार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं लालच के दम पर उसको तोड़ सकूं, उसमें अपनी तरफ जो उसको मिला सकूं। तो उसने इसके बारे में जासूस भी लगा रखे थे और बाद में जो उसको रिपोर्ट मिली कि उनका जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो मीर जाफ़र से एक अपनी गुप्त संधि कर लेते हैं और मीर जाफ़र को कहते हैं कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे। और मीर जाफ़र तो यह सपने देखता ही था। तो इस प्रकार जो प्लासी की लड़ाई हुई, उस प्लासी की लड़ाई में चूँकि अंग्रेज सैनिक बहुत कम मात्रा में थे और भारतीय सैनिक यानी बंगाल के सैनिक बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी मीर जाफ़र जो है वो अपने हथियार डाल देता है और इस प्रकार बंगाल में जो पहला ये प्लासी की लड़ाई हुई, इस प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विजय 1757 की लड़ाई में हुई, यहीं से अंग्रेज़ों का जो मनोबल था वो बढ़ जाता है और उसके बाद जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, उसके जगह जो है सिराजुद्दौला की बाद में हत्या कर दी जाती है मीर जाफ़र के पुत्र के द्वारा और फिर बाद में मीर जाफ़र को ही यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। और बहुत ही मोटी एक ये मानिए आप धनराशि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र से ली कर और इसके बाद एक नवाब को वो बनाते और फिर उनको उतारते। यानी कुल मिलाकर जो बंगाल हमारा संपन्न राज्य होता था उसको कंगाल करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। और इसके साथ ही साथ जो फिर बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम बन जाता है। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है और मीर कासिम बंगाल का नवाब और उसके साथ साथ जो अवध का नवाब था हमारा शुजाउद्दौला। तो मित्रों नाम याद रखना, पहले बंगाल के नवाब जो थे उनका नाम सिराजुद्दौला था और जो ये अवध के नवाब है इनका नाम शुजाउद्दौला है। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो शुजाउद्दौला और उस वक्त जो दिल्ली के बादशाह थे मुग़ल बादशाह, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लोग मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और फिर जो वो युद्ध होता है, उस युद्ध का जो नाम था उसको हम सब जानते हैं, इतिहास में उसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। और ये जो बक्सर है वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। और इसमें कौन कौन थे? तो एक तरफ तो इसमें बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। दूसरी तरफ जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी थे और बंगाल के नवाब के साथ इसमें अवध के नवाब भी थे, शुजाउद्दौला मैंने बताया। इसमें जो है दिल्ली के बादशाह भी थे, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व उस टाइम कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध में एक तरीके से आप ये मानिए कि ये युद्ध अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत वरदान साबित हुआ उनकी भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने में। इसके बाद जो है इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय होती है और इस विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरीके से इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के बाद जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार का अर्थ होता है कि जो कर वसूलने का अधिकार और जो असैनिक मामले हैं उनकी सुनवाई का अधिकार जो है इनको मिल जाता है। तो इस प्रकार एक तरीके से अपनी जो राजनीतिक सत्ता इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है कंपनी ने बंगाल में स्थापित की। तो मित्रों धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, भारत में राजनीतिक सत्ता हथिया लेती है और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, चूँकि उनका वेतन तो बहुत कम था और ये बताया जाते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी दीवानी अधिकार मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अलग अलग प्रकार से भारत की जनता पर टैक्स लगाने का काम किया। कर मतलब ये मानो कि आप बुरी तरह से कर वसूली करते थे और उसके कारण जो भारत का एक समाज था वह बहुत ही गरीब और निर्धन होता चला गया। जो बंगाल कभी संपन्न होता था वह बंगाल निर्धन हो गया और कंपनी के कर्मचारी, ये भी कहा जाता है इतिहास में कि गिरोह बनाकर जो है, जैसे डाकुओं के गिरोह होते हैं, जैसे डाकुओं के गिरोह के झुंड होते हैं, ऐसे बना के और भारतीय गाँव में निकलते थे और लूट मार करते थे। और साथ ही साथ रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, ये सारे दोष जो है कंपनी के कर्मचारियों में
थे। उसके बाद जो बंगाल कभी संपन्न कहा जाता था, वो बंगाल मात्र 13 वर्षों के कंपनी के शासन के दौरान ही, अगर हम देखेंगे तो 1769-70 में उस बंगाल में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ता है, और उस अकाल के कारण और बंगाल और बिहार की लगभग 1/3 आबादी, ऐसा बताते हैं कि 30 लाख से ज़्यादा की आबादी जो है वो भूख के कारण और भूख से जो रोग होते हैं उनके कारण मर गई। लॉर्ड मैकाले ने भी खुद लिखा कि जो बेचारी स्त्रियां, जो बेटियां भारत की, जो बहनें कभी घरों से बाहर नहीं निकली थी, वो कोमल कोमल अबलाएं जब बाहर निकलती है, व्यापारियों से एक मुट्ठी चावल के लिए जो है भीख मांगती है, तरसती हैं। यानी इस प्रकार से इतनी बुरी दशा हुई उस अकाल के दौरान कि लोगों के पास इतना भी समय नहीं था कि उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो परिचित थे, उनके जो परिवार के मेंबर थे वो मर रहे थे, और उन परिवार के मेंबरों को जो है गिद्ध नोच रहे थे, उन गिद्धों को भी उनके ऊपर से उड़ा सके। यानी इतनी बुरी दशा इस कंपनी के शासन के दौरान हुई। और ये भी कहते हैं, ये भी बताया है कई इतिहासकारों ने कि लोगों ने अपने आप को जीवित रखने के लिए उस समय मुर्दों तक को खा करके अपने आप को जीवित रखने का प्रयास किया। और जो कंपनी के एजेंट थे उनके गोदाम के गोदाम भरे पड़े थे, और बंगाल के अंदर जो लोग भूख से मर रहे थे। इतनी बुरी दशा अंग्रेजों ने बंगाल की। और केवल इतना ही नहीं मित्रों, कि ये जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज जब अपने देश में गए तो इनको, जो अंग्रेजों के कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जब ये अपने देश में गए तो इनकी चकाचौंध इनके देशवासियों ने देखी। बड़े बड़ी कोठियाँ इनकी खड़ी हो गई, बड़े बड़े मालदार ये लोग हो गए, और इनको वहाँ नवाब कहा जाने लगा ब्रिटेन के अंदर। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो संसदीय चुनाव होते थे, उन संसदीय चुनाव में भी इन्होंने बहुत हस्तक्षेप किया, और चुनाव को भी इन्होंने पूरा भ्रष्ट कर दिया अपने पैसे की सत्ता के दम पर। तो इस स्थिति को देखते हुए जब ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार भी ये चाहती थी कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंट्रोल किया जाए। तो मित्रों, धीरे धीरे जो है वहाँ के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, वो एक सेक्रेट कमेटी गठित करते हैं, और उस सेक्रेट कमेटी की जो अनुशंसा है उसके आधार पर ही जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो आता है। पर उसी दौरान क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसको वहाँ की सरकार कंट्रोल करना चाहती थी, एक तरीके से आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सरकार के पास जो है कर्ज मांगने के लिए जाती है। तो सरकार को भी एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर दिखाई देता है कि अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप स्थिति देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंगाल हो गई, पर इसके जो कर्मचारी थे वो कितने पैसे वाले, कितने धनवान हुए अपने भ्रष्ट आचरण के कारण। तो मित्रों, इसके बाद जो ब्रिटिश की सरकार इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो पहला कानून लेकर आती है, उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और यहीं से हमारे भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी उसके पहला जो कानून बना भारत के लिए, वहाँ से शुरुआत इसकी होती है। आज हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी प्रमुख बातें जानेंगे। तो मित्रों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए इसके कार्यों को जो है ये लाया गया। इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, हिंदी में इसको नियामक कानून कहेंगे। तो इसकी जो प्रमुख बातें ये थी कि एक तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो बंगाल के साथ साथ मद्रास और बम्बई, इन स्थानों पर था, और इन स्थानों पर अलग अलग गवर्नर बैठते थे। तो इसमें फिर क्या होता है कि इस कानून के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, जी, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों का एक तरीके से आप ये माने कि वो बॉस हो गया। जो और दोनों थी वो इसके नियंत्रण में आ गई। तो कुल मिलाकर जहां अब तक वो स्वतंत्र थी, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो तीनों प्रेसिडेंसी का जो है गवर्नर जनरल बन गया। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में, वो ये होता है कि
जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की बिल्डिंग थी उसमें ये कहा गया कि यहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय की जो है उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा। और इस उच्चतम न्यायालय का जो गठन किया गया, घोषणा तो हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, पर इसका जो गठन किया गया वो 1774 में किया गया। अब तीसरा इसका जो पॉइंट था कि ऐसे पहले जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो क्या हुआ, पहला तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा, यानी फोर्ट विलियम में, और इसका गठन फिर कब किया गया? 1774 में। तीसरा, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, और किसी प्रकार का वो अपना जो है निजी व्यापार भी बिना परमिशन के नहीं ले सकते थे। इसलिए पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए जो कानून बनाया गया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह कंपनी के कार्यों को ब्रिटेन और भारत दोनों ही जगह नियमित और नियंत्रित करना था। क्यों करना था ये मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के कर्मचारी किस प्रकार ब्रिटेन में जाकर नवाब कहलाए और वहाँ की राजनीति को भी कलुषित करने का जो उन्होंने कार्य किया, तो इसके विरोध में ये 1773 में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो मित्रों, ये हमने रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ बिंदु पढ़े। इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, पहले क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, यानी सर एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उसके साथ में ही जो शासन की शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल और उसकी एक 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, और उसमें जो है शासन की शक्तियाँ जो है निहित कर दी गई। इसके बाद